अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम कैंटरबरी टेल की सबसे इम्पोर्टेंट टेल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है द नाइट टेल। नाइट जो कि सारे कैरेक्टर्स में सबसे ऊंची पोजीशन रखता था और इसकी स्टोरी भी सबसे यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The Canterbury Tale is a famous story written by Geoffrey Chaucer. It's the first story in a book called Canterbury Tale. Chaucer wrote this book between 1387 and 1400. It's written in a type of English called Middle English. The Canterbury Tales is a collection of 24 stories told by a group of people traveling from London to Canterbury. नाइट की कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी है जो कि जेफरी चौसर ने लिखी है। ये कैंटरबरी टेल के अंदर सबसे फेमस स्टोरी है। चौसर ने ये बुक 1387 से 1400 के दरमियान में लिखी गया और इसे मिडिल इंग्लिश में लिखा गया। कैंटरबरी टेल के अंदर टोटल 24 स्टोरीज को बताया गया है और ये स्टोरीज किसके द्वारा बताई गई हैं कि उन लोगों के ग्रुप के जरिए से बताई गई हैं जो कि लंदन से कैंटरबरी की तरफ जा रहे हैं। They are going to visit the shrine of Saint Thomas a Becket. In the book, the characters have a contest to see who can tell the best stories. The knight, who is described as brave soldier and humble man, is chosen to tell the first story. अब लोगों का ये ग्रुप लंदन शहर से सेंट थॉमस बेकेट के मज़ार की तरफ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अब इन कैरेक्टर्स के दरमियान में एक स्टोरी सुनाने का कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें जो नाइट है एक बहादुर और आजिज आदमी है, हम्बल पर्सन है, उसे चूज किया जाता है कि वो सबसे पहले स्टोरी सुनाएगा। In the Knight's Tale, two cousins Arcite and Palamon give up their lifelong friendship to compete for the hand of the lovely Emily. They try to win her by doing brave and showing deeds of charity. By this competition leads to a sad ending for one of the knights. Knight दो cousins की स्टोरी बयान करता है, जिसमें फर्स्ट का नाम Arcite था जबकि दूसरे का नाम Palamon था। और ये दोनों cousins जो से हैं वो knights से, जिन्होंने अपनी लाइफ पर की दोस्ती को इमली का प्यार हासिल करने के लिए तोड़ दिया। उन्होंने बहादुरी के कारनामे अंजाम देके इमली का हाथ जीतने की कोशिश की और इस स्टोरी का एंड एक नाइट की दर्दनाक मौत के साथ हुआ। The poem starts with the story of Theseus, a duke who is coming back to Athens after winning a war against the Amazons, also known as Cynthia. He marries Hippolyta, the queen of Amazon. तो कहानी स्टार्ट होती है बादशाह थीसियस से, जो कि अपने अबाइगो एथीन वापस आ रहा है। और ये कहाँ से वापस आ रहा है? इसने अमेज़न यानी जिसे सेंथिया भी कहा जाता है, इस मुल्क के खिलाफ इसने जंग लड़ी जिसमें उसे फतह हासिल हुई। तो फतह हासिल करने के बाद ये अपने आबाई गांव एथीन वापस आ रहा है। इस बादशाह ने हिप्पोलिटा से शादी की है और हिप्पोलिटा अमेज़न की क्वीन थी। अब ये उसे अपने साथ लेके वापस आ रहा है एथीन की तरफ। On their way to Athens, they meet a group of women wearing black clothes near Thebes. The oldest woman asks Theseus for help, telling him that she was once married to the king Capaneus, who was defeated by Creon, the new ruler of Thebes. Creon did not bury the soldiers who died in battle, which is why the women are mourning on the road. अब जब बादशाह थीसियस अपनी बीवी हिप्पोलिटा और अपनी साली एम्बली के साथ वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में काले कपड़े पहने हुए औरतों का एक ग्रुप मिलता है। उन ग्रुप में जो सबसे बूढ़ी औरत होती है वो थीसियस से हेल्प मांगती है और उसे बताती है कि उसकी शादी बादशाह कैपेनियस से हुई थी, जिसे क्रियोन ने एक जंग में हरा दिया। अब क्रियोन ने उन तमाम सिपाहियों को जो जंग में शहीद हुए थे उन्हें दफनाने से इनकार कर दिया है और उन्हें अभी तक नहीं दफनाया, जिसकी वजह से ये औरतें अभी भी रोड पे मातम कर रही हैं। Theseus tells his soldiers to go to the Thebes and punish Creon. They defeat Creon soon after. While looking at the battlefield later, Theseus' soldiers find two of the Creon's knights, Arcite and Palamon. They are hurt but still alive. Theseus decided to keep them locked up in the Tower of Athens for the rest of their lives as punishment. अब बादशाह थीसियस औरतों की बातें सुनने के बाद उनकी मदद करने का फैसला करता है और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो क्रियोन के मुल्क थीब्स पे हमला करें
और जब जंग खत्म हो जाती है इसके बाद और जब मैदान जंग का जायजा लिया जाता है तो वहाँ पे क्रेओन के दो साथी आरसाइड और पेलामोन उन्हें मिलते हैं। अब ये दोनों जख्मी हालत में तो थे ही। जब उन्हें बादशाह थीसिस के सामने पेश किया जाता है तो बादशाह थीसिस फैसला करता है कि इन दोनों को यानी आरसाइड और पेलामोन को एज अ पनिशमेंट के तौर पे एथेन के अंदर कैद करके रखा जाए। After many years in prisons, one day the knights see Emily, Hippolyta's sister, gathering flowers in the garden near the tower's window. Both men quickly fall in love with her. कई साल कैद में गुजारने के बाद एक दिन ये दोनों नाइट्स यानी आरसाइड और पेलामोन कैद खाने की खिड़की से एमिली को देखते हैं। और एमिली कौन है? यह हिप्पोलिटा की सिस्टर है। एमिलीन को देखते हैं जो कि गार्डन से फ्लावर इकट्ठे कर रही होती है और जल्द ही इन दोनों नाइट्स को एमिली से प्यार हो जाता है। As time passes, the friendship between the knights fall apart as they compete for Emily's love. Eventually, Arcite is released with assistance of his childhood friend Perotheus, a duke who is visiting Athens. However, Theseus agrees to let Arcite go only if he promises never to return to Athens, which sadly means he cannot pursue Emily's anymore. अब जब ये दोनों नाइट्स एमिली की मोहब्बत पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तो इनके दरमियान जो दोस्ती होती है वो टूट जाती है। आखिरकार आर्काइड को उसके बचपन के दोस्त पेरिथ्यूस के द्वारा रिहा करवा दिया जाता है और किंग थीसिस उसे इस शर्त पे रिहा कर देता है कि वो दोबारा एथेन की तरफ वापस नहीं आएगा। अब आर्काइड के लिए ये हकीकत बहुत परेशान कुन होती है क्योंकि इसके बाद वो एमिली को दोबारा नहीं देख सकेगा। After spending a year or two in Thebes, Arcite has a dream in which God instructs him to go to Athens and pursue Emily's love. He decides to follow his advice by disguising himself and taking a job as a page in the Emily's household. Using the name Philoster, Arcite eventually gains the approval of Theseus himself, who promotes him to the position of squire in his chamber. अब तकरीबन 1 या 2 साल गुजर जाते हैं जबकि आर्काइड अपने मुल्क में है तो उसे ख्वाब में खुदा की तरफ से इशारा होता है कि वो इमली की मोहब्बत को पूरा करे और इस सरगर्मी को पूरा करने के लिए वो खुफिया तौर पे अपनी शनाख्त छुपा के इमली के घर में दाखिल होता है और फिलोस्ट्रेट का नाम लेते हुए वो इस जगह में इंटर होता है और बादशाह थीसियस खुद उसे प्रमोट करके अपने दरबार में एक दरबारी की हैसियत से रख लेता है। अभी तक यहाँ पे बादशाह थीसियस आर्काइड को पहचान नहीं सका कि ये वही आदमी है जिसे इसने रिहा किया था। Meanwhile, Palamon has been locked up in the prisons for nearly 7 years when he decides to escape from the tower and leaves the city planning to come back in disguise. Similar to Arcite, with the help of a friend, Palamon escapes from his guard after putting narcotics and opiums in his spice wine. और पेलामोन तकरीबन 7 साल तक कैद खाने में ही रहता है और फिर जब ये डिसाइड करता है कि किस तरह से वो इस टावर से इस कैद खाने से बाहर निकले तो वो अपने एक दोस्त की हेल्प से इस कैद खाने से बाहर निकलता है इस इरादे के साथ कि वो फिर से दोबारा आएगा और इस इरादे के साथ कि वो फिर से यहाँ पे दोबारा आएगा भेस बदल के जिस तरह से सेम उसके कज़न आर्काइड ने किया है। When he reaches a grove, Palamon sees Arcite riding his war horse. Arcite is talking to himself, expressing sorrow about life without Emily's love. Still hidden, Palamon becomes angry and jumps out to confront Arcite. Since neither of them has weapon, they promises to meet in the same place the next day and fight to the death for Emily. अब जब पेलामोन जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पे वो आर्काइड को देखता है जो कि खुद से बातें कर रहा था और वो एमिली के प्यार के बगैर अपनी ज़िंदगी के दुख का इजहार करता है जिसे पेलामोन सुन लेता है और पेलामोन जो कि अभी भी छुपा हुआ था वो आर्काइड के सामने आ जाता है उसका मुकाबला करने के लिए। और अब चूँकि दोनों के पास यानी पेलामोन और आर्काइड के पास क्योंकि कोई हथियार नहीं था इस वजह से वो प्रॉमिस करते हैं कि वो सेम इसी जगह पे आएंगे और वो लड़ाई करेंगे और एमिली की मोहब्बत पाने के लिए वो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। Both knights come back, prepare for battle. However, their confrontation is interrupted by Theseus, Hippolyta and Emily, who are out hunting. अब इसके बाद जब ये दोनों नाइट्स मुकाबला करते हैं जंग के लिए जाते हैं तो इस जंग को
तो इस जंग को इंटरप्ट करने के लिए वहाँ से बादशाह थीसियस, उसकी वाइफ हिप्पोलिटा और उसकी साली एम्बली आ जाते हैं, जो कि शिकार करने के लिए आए थे, यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। When Palamon discloses their identity as previous imprisoned knights, पेलामोन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है, उनके सामने जाहिर होता है कि ये वही दोनों कजन्स हैं जो कि उस कैद से रिहा हुए थे। Theseus decides to execute them initially, but Hippolyta and Emily plead for mercy, leading Theseus to change his mind. तो सबसे पहले थीसियस ये डिसाइड करता है कि इन दोनों को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ हिप्पोलिटा और एमिली उसे रहम की अपील करते हैं, जिसमें थीसियस की थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ही एग्रीज नॉट टू हार्म देम इफ दे प्रॉमिस नॉट टू वेज वॉर ऑन एथेन, और बादशाह थीसियस इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो इन दोनों को कत्ल नहीं करेगा अगर वो उसके मुल्क एथेन पे हमला नहीं करेंगे तो। Then Theseus decide that the knights will compete for Embely's love through duel, each with 100 knights. The victor will marry Emily. अब बादशाह थीसियस इस शर्त पे इन दोनों को जाने देता है, इसमें वो ये कहते हैं कि वो दोनों 100 सिपाहियों की फौज लेके आएंगे और दोनों जंग करेंगे, और इस जंग में जो भी जीतेगा उससे एमिली की शादी होगी। The night before the duel, Palamon prays to the statue of Venus, requesting the goddess of love to make Emily his wife. When the statue shakes, Palamon sees it as sign that goddess is hearing his plea. Meanwhile, Emily prays to Diana. मुकाबले की रात Palamon statue of Venus से प्रे करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एमिली को उसकी वाइफ बना दे, और जब वो स्टैचू Palamon को शेक करता है तो उसे ये अंदाजा हो जाता है कि लव ऑफ गॉड ने उसकी दुआ को सुन लिया है। Meanwhile, Emily prays to Diana, the goddess of chastity, asking to remain unmarried. She adds that if marriage is destined for her, she wishes to marry someone who gently loves her. अब इसी दौरान हम एमिली को देखते हैं जो कि गॉड ऑफ चैस्टिटी से दुआ करती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो अनमैरिड ही रहे, और इसके अलावा वो ये भी कहती है कि अगर उसकी किस्मत में शादीशुदा होना लिखा है, अगर उसकी किस्मत में शादी लिखी है तो वो किसी ऐसे आदमी से उसकी शादी हो जो कि उसे सच में प्यार करता हो। Finally, Arcite prays to god of war, Mars, asking for success in the battle. In response, Mars whispered the word victory to him, which is the third sign. Soon there is turmoil in the heavens as Mars and Venus start fighting each other. However, wise Saturn intervenes and suggests a compromise. Venus can assist Palamon in winning his lady's love, while Mars can aid Arcite in winning the battle. आखिरकार अर्काइड जिनसे है वो जंग की जो देवी होती है मार्स, उससे प्रे करता है और उसे जंग जीतने के लिए कहता है, जिसके रिस्पॉन्स में मार्स उसे विक्ट्री का एक इशारा कर देता है। अब आसमान पे मार्स और वीनस दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे गॉड सैटर्न रोकता है और वो उन्हें एक ऐसी तजवीज़ पेश करता है जिसमें वीनस पेलामोन की हेल्प कर सकता है ताकि वो अपनी जो लव लेडी है उसका प्यार जीत सके, जबकि मार्स जो गॉड है वो अर्काइड की हेल्प कर सकता है ताकि वो जंग जीत सके। Theseus built a big stadium for the duel. On the way of competition, both sides fight bravely, but during the battle, Palamon gets hurt accidentally. Theseus says Arcite is the winner, but before Arcite can marry Emmeline, Plato, a god, makes an earthquake. Arcite's horse gets scared and threw him off, hunting his head. अब बादशाह थीसियस इस जंग के लिए एक बहुत बड़े स्टेडियम की बुनियाद रखता है और कंपटीशन जारी होता है। दोनों बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इस जंग के दौरान पेलामोन बहुत शदीद तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। तभी बादशाह थीसियस ये फैसला करता है कि आर्काइड ने ये जंग जीत ली है, लेकिन इससे पहले कि आर्काइड एमिलीन से शादी कर पाता, उसी दौरान गॉड प्लाटो एक अर्थक्वेक भेजता है, एक ज़लज़ला भेजता है, जिसमें आर्काइड का हॉर्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो आर्काइड को नीचे गिरा देता है, जिससे उसके सर पे चोट लगती है और वो मरने के करीब हो जाता है।
In the last moments, Archide tells Emily that she should marry Palamon. He admits that even though Palamon was his enemy, he deserved her love, according to the code of chivalry. After the great funeral of Archide, Emily does marry Palamon, making their 3 wishes come true. अब Archide अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट में एमिली से कहता है कि उसे पेलामोन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि पेलामोन ही ऐसा आदमी है जो कि इसकी मोहब्बत डिजर्व करता है। अर्काइड के कफन दफन के बाद एमिली पेलामोन से शादी कर लेती है और इस तरह इन तीनों की यानी दोनों नाइट्स की, पेलामोन की, अर्काइड की और एमिली की ख्वाहिश पूरी हो जाती है।